हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज की वीडियो में हम कार्बन और इसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा रफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। आपने क्लास 9th में जो है कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा और कुछ कंपाउंड्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे NaCl है आपका, खाने का सोडा है आपका। कंपाउंड या यौगिक जिन्हें कहते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। इसमें Na है एक और एक Cl है, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इसमें एक Na है, एक H है, एक C है, एक O है। इसमें चार एलिमेंट्स हैं, चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है और ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इस चैप्टर में हम सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, जो मिनरल के फॉर्म में पृथ्वी पे भी पाया जाता है और पृथ्वी के वातावरण में भी, एनवायरनमेंट में भी पाया जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में भी हमें कार्बन देखने को मिलता है। पृथ्वी पर यह 0.02% में मिलता है, जबकि हमारे वातावरण में यह 0.03% पाया जाता है। परसेंटेज इसके एटमॉस्फेयर में 0.03% है। कोल, पेट्रोलियम, जिनको हम डीजल, पेट्रोल के रूप में काम में लेते हैं, वो कार्बन के ही बने हुए हैं और अर्थ के अंदर से हमें मिलते हैं। कुछ कार्बन जो है हमें कार्बोनेट के रूप में भी पृथ्वी पर पाया जाता है, पृथ्वी पर दिखाई देता है। कार्बोनेट को, जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट हम लिखेंगे CaCO3 के रूप में भी हमें मिलता है देखने के लिए। और जो कोल और पेट्रोलियम है, मैंने बता दिया आपको, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। कोल और पेट्रोलियम भी जो है कार्बन यौगिक हैं एक तरह से। बहुत सी दवाइयाँ, कपड़े, खाने के पदार्थ में भी कार्बन होता है। जो चीज़ जलने का गुण प्रदर्शित करती है, गुण दिखाती है, जो चीज़ जलती है, उसमें कार्बन पाया जाता है। हालांकि इसकी अमाउंट जो है पृथ्वी के ऊपर और वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में बहुत से इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो है वो कार्बन के बने हुए होते हैं और कार्बन उनमें मेन कंपोनेंट के रूप में दिखाई देता है हमें। इस चैप्टर में हमें सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ना है। कार्बन जो उसके कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये वाला भी कार्बन का कंपाउंड है NaHCO3, इसमें कार्बन है, तो ये कार्बन का कंपाउंड हो गया। कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जिसपे वो उबलते हैं और जिसपे वो पिघलते हैं, दोनों ही बहुत कम होता है। क्यों होता है वो देखिए। मान लीजिए कोई A, B करके कंपाउंड है, जिसमें B जो है हमारा कार्बन है, ये B वाला जो है ये हमारा कार्बन है। इनके बीच में एक तरह का बंध बनता है, यहाँ मैं C लिख रही हूँ B की जगह, क्योंकि B हमारा कार्बन है। जो बीच में बंध बना है, हमारा बॉन्ड बना है, ये कार्बन जो है अक्सर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो हिंदी में सह संयोजक बंध भी कहते हैं। बच्चों, मैं इंग्लिश में लिखूंगी और हिंदी में बोलूंगी। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो वीडियो को पॉज करके किस चीज को क्या बोल रहे हैं वहां देख सकते हैं। कार्बन का यौगिक मैंने लिया है AC। इसमें A और C के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, सह संयोजक बंध है। मान लीजिए एक बर्तन लिया है, उसमें 1 किलो मैंने AC भर दिया। AC का मतलब है A और C कंपाउंड, जो ये मैंने ऊपर लिया है, 1 किलो AC भर दिया। तो एक जो AC का एटम है और जो दूसरा वाला AC का एटम है, इस तरह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड A और C के बीच में जो बॉन्ड बना है, जिसको मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बोला है, ये तो स्ट्रांग होता है। लेकिन दो AC के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड वीक होता है, कमजोर होता है ये बॉन्ड। जैसे ही इसको उबालते हैं, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है कमजोर है। ये वाला बॉन्ड A और C के बीच में जो बॉन्ड है, ये वाला मजबूत होता है, सहसंयोजक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। दो AC के बीच में जो बॉन्ड है वो कमजोर है और ये आसानी से टूट जाता है। क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर ही ये उबलने लगते हैं। कम टेम्परेचर पर ये, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है। रीज़न मैंने बता दिया। अगर आपके एग्जाम में आता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो इन दोनों दो AC एटम्स के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक मॉलिक्यूल AC का ये वाला है और एक मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड है, एक तरह का आकर्षण है, इंट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो ये बहुत वीक होता है और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं ये टूट जाता है और आसानी से उबल कर ये स्टीम में, भाप में कन्वर्ट हो जाता है और ये बॉयल करना शुरू कर देता है। ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उनके अंदर से लाइट जो है हमारी प्रवाहित नहीं होती है। एक एग्जाम्पल जो है, ग्रेफाइट ऐसा है जो कार्बन का है।
ग्रेफाइट जिससे पेंसिल की नोक बनती है, वो जो है एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे पता करेंगे आप ये गुड कंडक्टर है? एक ग्रेफाइट जो है, एक पेंसिल लेंगे, उसमें से आप ग्रेफाइट निकाल लेंगे, पेंसिल को, लकड़ी की होती है पेंसिल, छील कर निकाल लेंगे और ग्रेफाइट के टुकड़े को जब तार से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से और यहाँ एक बल्ब लगा देंगे तो ये बल्ब जो है जलने लगेगा। इसका मतलब ग्रेफाइट जो है, यहाँ सेल भी लगाना पड़ेगा अपने को, एक सेल लगा देंगे यहाँ पे, ये हमारा सेल हो गया। तो ये ग्रेफाइट है, तार से जोड़ दिया इसको हमने सेल के द्वारा। तो ये ग्रेफाइट जो है बल्ब को जलने में हेल्प करेगा क्योंकि ये गुड कंडक्टर है। इस कोने से और इस कोने तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और सर्किट जैसे ही पूरा होगा बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ए और सी जो है कोई मॉलिक्यूल है, उसके बीच में ये वाला बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। जब इसको पानी में डालते हैं हम तो ये बॉन्ड नहीं टूटता, पानी में डालने के बाद में ये बॉन्ड नहीं टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। अब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूल होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक प्लस होती है और एक माइनस होती है। ये आपने 9th में पढ़ा है। प्लस वाले को कैटाइन बोलते हैं, धनायन, और माइनस वाले को एनायन बोलते हैं, ऋणायन। अगर ये एसी जो हमने लिया है, कार्बन का मॉलिक्यूल लिया है, कार्बन का कंपाउंड जो हमने लिया है, अगर ये ब्रेक हो जाता है ए और सी में, प्लस और माइनस में, तो ये गुड कंडक्टर हो जाता है। लेकिन ये ब्रेक नहीं होता है क्योंकि मैंने बताया आपको ए और सी के बीच का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन दो एसी के बीच का बॉन्ड वीक है। ये ऊपर जो दिखाया था मैंने, क्योंकि आयंस में नहीं टूटता है इसलिए गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। NaCl जैसे हम कह सकते हैं, NaCl जो है जब इसको ब्रेक करते हैं ये Na+ और Cl में टूट जाता है, दो अलग अलग आयंस में टूट गया। प्लस वाला जो है हमारा कैटाइन है, माइनस वाला जो है हमारा एनाइन है। जैसे ही इसको पानी में घोलते हैं NaCl को, ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। Na+ और Cl- में टूटने के कारण ये गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, पानी में घुला हुआ, ऐसे नहीं। NaCl जो नमक हम खाते हैं उसको बोलते हैं NaCl। कहीं आप NaCl को लेकर उसमें बल्ब और तार के द्वारा लाइट जलाने की कोशिश करें तो वो नहीं हो, लेकिन अगर आप पानी में से घोल देंगे तो ये गुड कंडक्टर हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा विद्युत का। ये जो जनरल चीज़ें हैं आपने 9th में सारी पढ़ी हुई हैं, मैंने आपको ब्रीफ में बता दी हैं। अब जो मेन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो देखिए। पहला हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। एक रफ आइडिया मैं आपको एटम के स्ट्रक्चर का भी दे देती हूँ। ये देखिए इस तरह से होता है। कोई भी तत्व जो होता है उसका सबसे छोटा वाला पार्टिकल जो होता है जिसको एटम बोलते हैं, परमाणु, और दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं अणु, मॉलिक्यूल। एग्जांपल देखिए, ये H है, ये एक एटम है तो H का परमाणु हो गया। दो H जो हैं आपस में मिलेंगे और ये H2 बन जाएगा, ये H2 का मॉलिक्यूल हो गया या फिर अणु हो गया। एटम होता क्या है वो देखिए, इसमें बीचों बीच जो है एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं जिनके ऊपर प्लस का निशान होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर कोई निशान नहीं होता है। इसके बाहर जो जगह है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बाहर वाली जगह पे, जिन पे माइनस का निशान होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम में, चाहे वो कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का हो, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का निशान है, प्रोटॉन पे प्लस का निशान है। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमारे पास 5 ही प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे प्लस का निशान होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन के माइनस के निशान को 5 प्रोटॉन प्लस ने कैंसिल कर दिया। तो एटम जो होता है उस पर कोई निशान नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, क्योंकि उस पर किसी तरह का कोई निशान नहीं है। सुनने के बाद में आपको 9th में आपने पढ़ा है वो थोड़ा रिवाइज हो गया होगा, आपको याद आ गया होगा। चाहे कोई भी एलिमेंट हो, अभी तक जो है 118 एलिमेंट्स के आसपास डिस्कवरी हो चुकी है। हर एलिमेंट के अंदर सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको एटम कहते हैं। एटम के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक बीच वाला पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस का निशान होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है इसलिए एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। अब हम आते हैं हमारे कार्बन पे। एटॉमिक नंबर होता है क्या, वो भी एक देख लीजिए आप, रफ आइडिया उसका भी आपको हो जाएगा।
जिस तरह से क्लास में अगर 24 बच्चे बैठे हैं, उनका रोल नंबर होता है 1 2 3 4 5, उसी तरह से जितने भी 118 के आसपास एलिमेंट्स हैं, तत्व जो हैं अभी तक जिनकी खोज हो चुकी है, उनको भी एक क्लास में एक बड़े से चार्ट में लाइन से लगाया गया है। उस चार्ट में, जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, आवर्त सारणी बोलते हैं, उसमें कार्बन जो है 6 नंबर पे है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। इसका उस पीरियोडिक टेबल में, उस चार्ट में इसका रोल नंबर 6 है, ये 6 नंबर पे है। हिंदी में परमाणु संख्या बोलते हैं इसको, या परमाणु क्रमांक बोलते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जो होती है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, और वो हमारे प्रोटॉन की संख्या के भी बराबर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। तो आपने एक चीज़ देख ली कि एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है और प्रोटॉन की संख्या के भी बराबर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल रही हूँ। एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 6, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप कह सकते हैं इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था एटम का, बीच में तो प्रोटॉन है हमारे, और इसमें न्यूट्रॉन है, और चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते हैं। जैसे पूरा मान लो आपने एटम को पूरा स्कूल मान लिया, आप ये एटम है, इसको आपने एक स्कूल की तरह मान लिया। स्कूल के बीच में जो है प्रिंसिपल का कमरा है, और उसके चारों तरफ जो है अलग अलग क्लासेस हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए कि अलग अलग क्लास में जो है इलेक्ट्रॉन, जैसे बच्चे अलग अलग होते हैं, उनकी संख्याएं अलग होती हैं क्लास में, किसी में 10 होते हैं, किसी में 20 होते हैं। उसी तरह से जो येलो वाला मैंने दिखाया है आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होगी। पहली वाली जो क्लास होती है एटम में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी वाली में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये मैंने आपको किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अगर आप ऐसे मानते हैं कि आपके पास 6 बच्चे खड़े हैं और उन 6 बच्चों को आपको एटम के अंदर अरेंज करना है, एटम के अंदर डालना है। पहली क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे आ सकते हैं, और जो बचे हुए हैं वो दूसरी क्लास में आएंगे। उसके बाद में तीसरी क्लास होती है, चौथी होती है, पांचवी होती है। कार्बन के क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 बच्चे जो हैं, मान लो 2 यहाँ आ जाएंगे, और बचे हुए जो है 4 वो यहाँ आ जाएंगे। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इस एग्जाम्पल से किस तरह से हम एटम को पूरे स्कूल के रूप में मान रहे हैं, और जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसको हमने प्रिंसिपल्स रूम के रूप में मान लिया है। उसकी चारों तरफ जो है 2 क्लास हमने बना दी हैं। मैंने 2 क्लास सिर्फ इसलिए बनाई हैं क्योंकि हम सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं। 2 क्लास से कार्बन का काम चल जाएगा, लेकिन 118 एलिमेंट्स जो हैं उनको 2 क्लास में अरेंज करना मुश्किल है। इसलिए इस तरह की एटम में बहुत सारी गोल गोल क्लासेस होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक रूल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अभी रूल को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में आपको आएगा। अभी आपको सिर्फ कार्बन के केस में यही देखना है कि कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट शेल जिसको बोलते हैं, इसको शेल बोलते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और सेकंड में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 और 8 10 होते हैं। ये हमारे पास 6 हैं, तो 2 यहाँ लिख देंगे हम, 4 यहाँ लिख देंगे। तो बच्चों आपने देखा कि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इन शेल में, कक्षक में भरे जाते हैं। शेल को हिंदी में कक्षक कहते हैं। पहली कक्षक में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहले कक्षक में जब 2 इलेक्ट्रॉन, शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसको पूरा भरा हुआ माना जाता है, और दूसरे कक्षक में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसको भी पूरा भरा हुआ माना जाता है। कार्बन को देखिए, पहले में 2 डाल दिए हमने, कितना है कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर, 2 डाल दिए हमने पहले में, उसके बाद हमने 4 डाल दिए, 2 और 4 6 हो गए। अभी इसमें और कितने आ सकते हैं, मैंने कहा कि इस क्लास में 8 बच्चे आने के बाद में इस क्लास को पूरा भरा हुआ माना जाएगा। यहाँ 4 तो आ चुके हैं, तो इसमें 4 बच्चे और आ सकते हैं। तो कार्बन के पास में 2 केस हैं, या तो 4 बच्चे इस क्लास में और बैठा ले, इसको 2 और 8 कर ले ताकि ये दोनों पूरी भरी हुई हो जाए, या फिर ये 4 बच्चे यहाँ से निकाल दें ताकि सिर्फ ये पहले वाले 2 बचे, पहली वाली क्लास भरी हुई इसके पास में बच जाए। दोबारा देखिए बच्चों, इसके 2 सेक्शन थे। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 था। पहले वाले शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, दूसरे वाले शेल में हमने 4 इलेक्ट्रॉन डाले। लेकिन हमें पता है कि दूसरे शेल को पूरा भरने के लिए उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। या तो दूसरी शेल को कार्बन पूरा भरेगा 4 इलेक्ट्रॉन लेकर, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, जिससे कि हमारी पहली जो शेल है, पहली शेल है, वो पूरी भरी हुई मानी जाए। हमारे पास जो है पहली शेल जो पूरी भरी हुई बच जाएगी। हर एलिमेंट जो होता है, हर तत्व जो होता है, वो अपने कक्षक को पूरा भरना चाहता है।
जिसमें दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेकर भर लेगा, जैसे मैंने कार्बन के केस में बताया था, ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो ये हो जाएंगे 2 और 8 हो जाएंगे। लेकिन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेने के कारण कार्बन के ऊपर 4 माइनस का निशान आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का निशान होता है, नेगेटिव निशान होता है। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में आएंगे तो अपना माइनस का निशान साथ में लेकर आएंगे, तो कार्बन के ऊपर 4 माइनस हो जाएगा। दूसरा केस ये था कि कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। 4 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने माइनस का निशान लेके चले गए, तो यहाँ प्लस के निशान बच गए। और ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेंगे। तो ये दोनों केस जो हैं, जिसमें दूसरे वाले कक्षक को, दूसरे वाले शेल को ये पूरा भरता है 4 इलेक्ट्रॉन लेकर, या फिर पहले वाले शेल को अपने पास में रख लेता है और दूसरे शेल के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर अक्रिय गैस विन्यास। जो 2 तरीके से कोई भी तत्व प्राप्त कर सकता है, इलेक्ट्रॉन देकर या फिर इलेक्ट्रॉन लेकर। मैंने कार्बन के आपको दोनों केस बता दिए। इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 का माइनस का निशान आ जाएगा इस पर। 4 इलेक्ट्रॉन देगा ताकि इसका अंदर वाला शेल जो है, कक्षक जो है पूरा भरा हुआ इसके पास में रह जाए। हर तत्व जो है वो अक्रिय बनना चाहता है, अक्रिय गैस बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसके कक्षक जो है पूरे भरे हुए हों, पहले वाले में 2 हो, दूसरे वाले में 8 हो। 8 पूरा भरने के लिए दूसरे वाले में वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। कार्बन ने जब 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके पास में अंदर वाला कक्षक जो है वो पूरा भरा हुआ बच गया। अब जो है इसका विन्यास जो है अक्रिय गैस का हो गया। इसने 4 इलेक्ट्रॉन देकर ये हीलियम की तरह बन गया। हीलियम एक अक्रिय गैस है। और ऊपर वाले केस में ये 4 इलेक्ट्रॉन जब इसने लिए थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर नियॉन की तरह बन गया। नियॉन एक अक्रिय गैस है। जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास में? 10 हो गए। कार्बन के पास में होते कितने हैं? 6 होते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेने से 10 हो गए। 10 जो है वो कार्बन का नहीं होता है, वो नियॉन का होता है विन्यास। कार्बन ने जब 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास कितने बचे? 2 बचे। 2 जो है वो हीलियम का विन्यास होता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। हर तत्व जो है अक्रिय गैस बनना चाहता है, जैसे कार्बन ने बनने की कोशिश की है, इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर। लेकिन कार्बन जो है न तो वो इलेक्ट्रॉन देगा न वो इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? कार्बन का जो था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा था 2 और 4। पहले कक्षक में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए होता क्या है। कार्बन का एटम बना दिया है। बीच में जो है प्रोटॉन है इसके 6, न्यूट्रॉन है 6, और चारों तरफ जो है ये पहली वाली शेल है और ये दूसरी वाली शेल है। पहली वाली शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहाँ 2 हैं, ये देखिए। और दूसरी वाली में 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देख लीजिए जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तब क्या होता है। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के पास में? पहले कार्बन के पास में थे 6 इलेक्ट्रॉन, इसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो 6 और 4 हमारे पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो जो लेगा इलेक्ट्रॉन वो कहाँ आ जाएंगे? वो हमारे यहाँ आ जाएंगे। 1 2 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए। अब इसमें होता क्या है, जो बीच में प्रोटॉन है 6, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब ये 6 प्रोटॉन हैं, जब तक ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, जब तक इसमें सिर्फ कार्बन के ही 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इन प्रोटॉन ने 6 प्रोटॉन ने कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छी तरह से खींच के रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए, अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और उन 10 इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है? प्रोटॉन खींच रहा है। प्रोटॉन के पास में सिर्फ प्लस का 6 चार्ज है और ये माइनस के 10 हो गए। प्लस का 6 जो है माइनस के 10 को अपनी तरफ ज़्यादा जोर से नहीं खींच पाएगा और ये स्टेबल जो है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं लेगा। मान लीजिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तब क्या होता है? इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास में? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। सिर्फ ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में बच जाएंगे जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब होगा क्या वो देखिए। इलेक्ट्रॉन इसके पास में बचे हैं 2, जिसके ऊपर 2 माइनस का निशान है। और प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 6 हैं, जिसके पास 6 प्लस का निशान है। ये बीच वाले प्रोटॉन जो है प्लस का निशान इन 2 इलेक्ट्रॉन को इतनी जोर से खींचेगा अपनी तरफ कि इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस, इस नाभिक के अंदर ही आ जाएंगे। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन न तो देगा न ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्यों नहीं देगा, मैंने आपको बता दिया। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाती है। 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाते हैं। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाती है
और 6 प्रोटॉन जो है उन 2 इलेक्ट्रॉन को इतना जोर से खींचते हैं अपनी तरफ कि वो इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाते हैं। इसलिए दोनों ही स्थितियां, दोनों ही कंडीशन जो है यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन अपने कंपाउंड किस तरह से बनाएगा वो देखिए। कार्बन जो है वो अपना कंपाउंड जो है शेयर करके, साझा करना किसे कहते हैं, शेयरिंग क्या होती है, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं बता रही हूँ। जैसे H2 है, O2 है, ये N2 है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का हो गया। अभी मैंने आपको बताया है कि पहले वाले शेल को पूरा भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, दूसरे वाले शेल को पूरा भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब हाइड्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जो है नहीं खींच सकता, तो ये अपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन के साथ में, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ये अपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन के साथ नज़दीक आएगा और उसके साथ में इस बॉन्ड को शेयर करेगा, साझा करेगा। इसका मतलब है जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये वाला जब हम काउंट करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन हम इसके भी काउंट कर लेंगे, और जब इसके काउंट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हम इसके भी काउंट कर लेंगे। तो जब इस वाले के काउंट करेंगे तो 1 और 2 हो गया इसका, और जब इस वाले के काउंट करेंगे तो 1 और 2 हो गया। इस तरह से इन दोनों ने ही अपने पहले वाले शेल को पूरा कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन करके। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस तरह से दोनों हाइड्रोजन के बीचों बीच पड़े रहेंगे, ना वो इलेक्ट्रॉन इसके हैं ना वो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, इन दोनों के ही हैं। दोनों के शेल को पूरा भरते वक्त के जो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, दोनों में ही वो दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो पूरा भरा हुआ है 2, इसको हम नहीं देखेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हमें पता है कि अगर पूरा भरा हुआ होता है तो 2 और 8 होता है, 2 और 8 होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए पूरा भरने के लिए। लेकिन ये एक ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऐसा ही केस दूसरे ऑक्सीजन के साथ है, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको भी यहाँ भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो दोनों ऑक्सीजन जो जिनके पास कमी है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। इस तरह से दोनों एक दूसरे के पास में आ गए। अब क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, इसको हम नहीं देखेंगे। जो मैंने बिंदियाँ बनाई हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं, इस पूरे भरे हुए के इलेक्ट्रॉन हम नहीं बनाएंगे। ये जो खाली है, ये आधा भरा हुआ है जिसपे कम इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन हम बनाएंगे। तो इस ऑक्सीजन के मैं 6 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगी। ये देखिए 2, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हो गए। दूसरे वाले ऑक्सीजन जो है, रेड वाला ऑक्सीजन है, उसके 6 इलेक्ट्रॉन उसके देख लीजिए। जो रेड वाला ऑक्सीजन है उसके 6 इलेक्ट्रॉन देखिए, वो मैं इस तरह से बना रही हूँ ताकि आपको दोनों मिक्स ना हो। अब जो क्या करता है, ये इस तरह से एक बॉन्ड बना लेता है, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सह संयोजक बंध मैंने पहले ही बताया था, आपने पहले भी नाम सुना हुआ है। इस तरह से बॉन्ड बना लेता है ये बीच में, और जब हम काउंट करते हैं इसको पूरा भरने के लिए 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे जब लाल वाले ऑक्सीजन के हम इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो उसको ऐसे गिनेंगे, इसके भी 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इन दोनों ऑक्सीजन के बीचों बीच पड़े रहेंगे, ये किसी के भी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इन 2 बॉन्ड जो बने हैं, 2 बंध जो बने हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन ने दिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिए हैं। इसलिए चारों इलेक्ट्रॉन इनके बीचों बीच पड़े रहेंगे, और जब इनके पूरे भरने वाले इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग होगी तब ये दोनों के लिए ही काउंट होंगे। ऐसे नाइट्रोजन का देखिए, एक नाइट्रोजन ये रहा, और दूसरा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो है पीरियोडिक टेबल जो मैंने बताया था, आवर्त सारणी, उस चार्ट के अंदर नाइट्रोजन का नंबर है 7। तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रखेंगे, पहले वाले में तो 2 ही आएंगे, बचे हुए जो हैं वो 5 बच गए, वो दूसरे वाले में आ गए। ऐसे हमारे दूसरे वाले नाइट्रोजन के हो जाएंगे, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 5। दोनों नाइट्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन अगर और होते तो ये 8 हो जाता। ऐसे ही नीचे 3 इलेक्ट्रॉन और होते तो ये 8 हो जाता। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, तो देखिए जो पहले वाला नाइट्रोजन है उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे N2 लिखा हुआ है, देखो 2 नाइट्रोजन है, इसका मतलब पहले वाला और दूसरा वाला। पहले वाले नाइट्रोजन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन कम है, दूसरे वाले के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन कम है, दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे इस तरह से। और जो इलेक्ट्रॉन इनके बाहर वाले शेल में है, 5 इलेक्ट्रॉन है, उन 5 इलेक्ट्रॉन को अपने सामने ये रख लेंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले नाइट्रोजन के हो गए। इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, बंध बनाएगा ये कोवेलेंट बॉन्ड। और जब काउंटिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तब ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो दूसरे वाले नाइट्रोजन के हैं वो इसके अंदर काउंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जब इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग होगी, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ रखे हुए हैं इस नाइट्रोजन के पास में, ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें काउंट होंगे। तो हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8, दोनों नाइट्रोजन के 8 हो गए और ये कंप्लीट इसका ये वाला शेल जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन दोनों में से किसी ने भी इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, किसी ने भी इलेक्ट्रॉन लिए नहीं है। यहाँ एक चीज और आप देखेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बंध, एकल बंध। यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 लाइनें हैं, इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, द्विबंध। और यहाँ नाइट्रोजन के बीच में 3 लाइनें हैं, ये हमारा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। बच्चों उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू बच्चों।